हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भट्ट एसके के मैथ्स क्लासेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं काफ़ी मुश्किल दौर है वो। तो समय की यही डिमांड है कि हम सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें। आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई की स्थिति फ़िलहाल काफ़ी समस्या से जूझ रही है, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है अभी तक। तो उसी कड़ी में मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ें नहीं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता है तो थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पढ़ाई लगभग छोड़ दी है आपने। तो उम्मीद यही है कि आप वापस पढ़ाई शुरू करें, ताकि अगर एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो, इसलिए अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा दे सकें, ताकि अपना रिज़ल्ट ख़राब नहीं हो। तो कुछ प्रश्नावलियाँ मैंने पहले अपलोड कर दी थी और कुछ मैं वापस अब शुरुआत कर रहा हूँ प्रश्नावलियों की। सिलेबस चेंज हो चुका था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा इस बार। तो देखिए, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 3। प्रश्नावली 3 का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी मीनिंग अगर हम इसकी देखें तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमाइल्स। क्या कहेंगे? पॉलिनोमाइल्स कहेंगे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको? पॉलिनोमाइल्स की जरूरत क्या है हमें? बिल्कुल जरूरत है। क्या जरूरत है? देखो जरा, क्योंकि इसी से इसका संकेत बनेगा। ठीक है, संकेत क्या होगा? जैसे मान लो समीकरण x के रूप में लिखी हुई है। किस रूप में लिखी हुई है? x के रूप में। तो उसको अगर हमें बहुपद के रूप में लिखा है तो क्या लिखेंगे हम उसको? px। क्या लिखेंगे? px, यानी पॉलिनोमाइल्स ऑफ x, यानी x के रूप में बहुपद। या हम उसको fx भी लिख सकते हैं। fx क्यों लिख सकते हैं? यानी x के रूप में क्या है? फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना? यानी x के रूप में कोई भी पद है तो उसको fx भी लिखा जा सकता है, फंक्शन ऑफ x, या बहुपद px के रूप में भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमाइल्स ऑफ x। तो ये तो हो गया इसका संकेत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं इसके, यानी प्रश्नावली के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको पढ़ने के बाद हम प्रश्नावली आसानी से हल कर सकते हैं, वो चीज़ें हम सबसे पहले देखेंगे। जैसा कि आप मेरी क्लासों से समझ चुके होंगे कि मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करता हूँ, जो कि प्रश्नावली के अंदर महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली बात हमने किसकी की? संकेत की कि बहुपद का संकेत क्या होता है। तो बहुपद का संकेत ये होता है। ठीक उसी के बाद में हम जानेंगे कि वास्तव में बहुपद है क्या। ठीक है, हमने नाम सुन लिया है कि बहुपद है। अब बेसिकली बहुपद का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है कि बहुपद का मतलब क्या हो गया? बहु यानी बहुत सारे पद, यानी पद, यानी बहुत सारे जो पद हैं वो बहुपद होते हैं। नहीं, ये इसकी सही परिभाषा नहीं होगी। अगर गणितीय रूप में इसको देखा जाए तो उसको हम लिख सकते हैं, यानी परिभाषा को क्या लिख सकते हैं? देखो, इसे हम लिख सकते हैं, यदि किसी समीकरण में चर पद की घात पूर्ण संख्या के रूप में हो। किस रूप में हो? पूर्ण संख्या के रूप में हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुपद कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी गणितीय रूप में, जो कि हमें याद रखनी है। ये याद नहीं रखना है कि बहुत सारे पद बहुपद होते हैं। ठीक है ना? क्या है परिभाषा होती है? यदि किसी समीकरण में चर पद की घात पूर्ण संख्या के रूप में हो। किस रूप में हो? पूर्ण संख्या के रूप में हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब देखो, यहाँ एक चीज हमें समझनी है, हालांकि पता भी होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो,
पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या है, पूरी संख्या मतलब जीरो भी सम्मिलित होगा इसके अंदर। तो हम जीरो से अगर शुरू करें तो 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। तो अगर इस रूप में संख्याएं लिखी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो सीधा सा हमें पता चल रहा है, देखो किसकी घात होनी चाहिए, चर पद की घात। तो चर पद की घात किस रूप में होगी, पूर्ण संख्या के रूप में होगी। तो वही क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसके। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 मान लो। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि चरपद कौन सा है, यहाँ x है एक, तो यहाँ भी x है। यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 2 पूर्ण संख्या होता है, 1 भी पूर्ण संख्या होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बहुपद कह सकते हैं, यानी ये एक बहुपद का सही उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, देखो जैसे ये कोई समीकरण है, ठीक है, ये बहुपद होगा या नहीं होगा इसको हम चेक करते हैं। देखो यहाँ चरपद कौन सा है, x की घात कितनी है 6, यहाँ x की घात कितनी है 2, और यहाँ x की घात कितनी है 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में चरपद की घात। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, देखिए आगे, जैसे मान लीजिए केवल संख्या लिखी हुई है 5, तो इसको हम बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ। क्योंकि यहाँ आते हैं बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो x है ही नहीं, चरपद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। लेकिन ऐसा मत लिखिएगा, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, देखो जरा, क्योंकि हम x की घात क्या लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं। और हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या की अगर ऊपर घात 0 लगी हुई है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या मान होता है उसका, 1 होता है। तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि 1 2 3 5 0 इस प्रकार की जो संख्याएं होती है ये भी बहुपद होती है। क्या होती है, बहुपद होती है। लेकिन किस प्रकार का बहुपद होती है, अचर बहुपद। क्या कहेंगे इसको, अचर बहुपद। इसको कहा जाएगा अचर बहुपद। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है मेरे को ये, कि बहुपद किसे, देखो प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो परिभाषा वो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अधिकतर एग्जाम में आज अब तक तो परिभाषा पूछी नहीं गई है, और आती भी है तो हमें पता है बहुपद क्या होता है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो परिभाषा अगर हमें पता है, उसको हमने समझा है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो यदि किसी समीकरण में चरपद की घात किस रूप में हो, पूर्ण संख्या के रूप में, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ घात पूर्ण संख्या के रूप में है तो ये बहुपद है, इधर भी पूर्ण संख्या के रूप में है, यहाँ भी x की घात 0 मानी जा सकती है तो ये भी पूर्ण संख्या के रूप में है। तो इन सबको हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। देखो कुछ उदाहरण और लेते हैं इसके बाद। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या हो सकता है। मान लीजिए यहाँ संख्या लिखी हुई है 3x² प्लस 5 या √5 मान लो, √5x प्लस 5 बराबर 0। अब बच्चे अंडर देख के क्या समझते हैं कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो √5 है ना, हमें केवल किससे मतलब है, हमें चरपद की घात से मतलब है। चरपद ये है x, यहाँ भी x है, तो यहाँ तो इसकी घात 2 है, यहाँ इसकी घात 1 मान सकते हैं, यानी ये एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि √5 5 के ऊपर अंडर है, x के ऊपर थोड़ी है। ठीक है, इसी के विपरीत देखो, अगर यहाँ 5x² प्लस 5 √x है, इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल है, हाँ ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है और यहाँ √x है। √x का मतलब हमें पता होना चाहिए, अंडर का मतलब होता है आधी घात। किसी भी संख्या की आधी घात क्या होती है, अंडर होती है। तो आधी घात इसमें है क्या, देखो पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या के रूप में तो 1/2 आता ही नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुपद नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो मान लो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3। इसका पता लगाना है जैसे हमें कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखो यहाँ x की घात 1 है,
यहाँ x की घात 1 है लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको सही से लिखें क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस x की घात 1 ऊपर आएगा तो x की घात -1, यहाँ 1 है यहाँ -1 है और बराबर 3। ठीक है, यहाँ तक देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको यहाँ 2 मान लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ 2 मान, तो x की घात 2 प्लस x की घात -1 बराबर 3। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात -1 है और -1 पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आई कि अगर चरपद नीचे लिखा हुआ है भिन्न के रूप में, अगर भिन्न में हर के रूप में लिखा हुआ है तो उस स्थिति के अंदर बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात ऊपर आते हैं क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है, धनात्मक रूप में ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे, एक उदाहरण और मान लेते हैं। देखो मान लो इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल है 5x² प्लस √9 x की घात 4, या x की घात 4 को भी अंदर ही ले लेते हैं, देखो प्लस 5 बराबर 0, इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल है। तो ये बहुपद है कि नहीं है इस चीज का पता लगाएंगे। देखो हल करते हैं अगर इसको, तो 5x² प्लस √9 का मतलब 3 हो गया, और x की घात 4 का मतलब x की घात 2 हो गया। अंडर से बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा इसका इस रूप में, प्लस 5 बराबर 0। अब हम देख पा रहे हैं कि इसकी घात 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये अचर पद है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद है, ये बहुपद होगा। तो ये जो प्रश्न है सारे, इनसे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी संख्या बहुपद है, या सॉरी कौन सी समीकरण बहुपद है और कौन सी समीकरण बहुपद नहीं है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो बहुपद पढ़ने से पहले बेसिकली ये पता होना जरूरी है कि बहुपद कहते किसको है और बहुपद कैसे निकाला जा सकता है, किस समीकरण को हम बहुपद कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते, क्योंकि पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो नहीं बनाना चाहते आपकी इच्छा है, बाकी मेरा कहना ये होगा कि आप कॉपी के अंदर बिल्कुल प्रॉपरली नोट्स बनाएं अच्छे से। ठीक है, इसके आगे अगला टॉपिक लेके चलते हैं। देखो ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसके, तो बेसिक के अंदर 2 चीजें मैं बता चुका हूँ। अगला बिंदु देखते हैं, देखो क्या है। अगले बिंदु के अंदर एक शब्द काम में आता है। देखो बहुपद जब भी हम पढ़ते हैं तो एक शब्द हमेशा काम में आएगा, उसको मैं कह सकता हूँ शून्यक। क्या कह सकते हैं, शून्यक। देखो शून्यक क्या होता है ये समझते हैं, नाम से पता चल रहा है। देखो नाम से समझना है हमें, शून्यक मतलब शून्य, और क्या मतलब हम मान रहे हैं यहाँ करने वाला पद। ठीक है, नाम से अगर हम इसको देखें तो हम क्या मान सकते हैं, शून्य करने वाला पद। क्या कर देगा ये, शून्य कर देगा। अब प्रश्न हमारा सीधा सा होता है कि ठीक है साहब शून्य कर देगा, लेकिन किसको शून्य कर देगा, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो किसको शून्य कर देगा ये चीज हम समझते हैं। देखो तो क्या होगा, कोई भी समीकरण जो है ना, किसी समीकरण में उपस्थित चर पद का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है। समीकरण कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। तो किसी समीकरण में उपस्थित चर पद का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं। नाम से पता चल रहा है। देखो शून्य मतलब शून्य करने वाला पद, समीकरण के मान को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, तो याद रखना है हमें कि इसको गुणनखंड से प्राप्त किया जा सकता है। गुणनखंड से प्राप्त चर पद का मान किससे प्राप्त किया जाएगा, गुणनखंड से प्राप्त किया जाएगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, फिर चलते हैं आगे। तो शून्य का मतलब सीधा सही है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप।
ठीक है, देख लिया होगा इसको। तो शून्य के बाद में चलते हैं आगे चौथे बिंदु की तरफ। चौथा बिंदु यानी चतुर्थ बिंदु क्या है इसका वो देखते हैं। देखो चतुर्थ बिंदु में लेता हूं इसमें, देखो बेसिकली इसके अंदर वैसे तो बहुपद बहुत सारे होते हैं, एक घातीय बहुपद हो सकता है, द्विघातीय हो सकता है। तो इस प्रश्नावली के अंदर ज्यादा जो फोकस किया गया है ना वो किया गया है द्विघातीय बहुपद। तो यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी की ओर अपन चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं द्विघातीय बहुपद या समीकरण का मानक रूप, कि जो द्विघातीय बहुपद है या समीकरण है उसको किस रूप में लिखा जाता है, मानक रूप क्या होता है उसका। तो मानक रूप देखो क्या होता है, मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का क्या होगा, मानक रूप होगा। इसको देख लीजिए अच्छे से फटाफट। बहुपद को द्विघाती बहुपद के मानक रूप को आपने देख लिया होगा। तो देखिए यहाँ कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है, जैसे ए बी और सी, ये क्या चीजें हैं। तो ये क्या है, अचर पद हम इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, अचर पद कह सकते हैं ए बी और सी को। तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा। देखो सीधा सा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो इसके आधार पर यानी द्विघात बहुपद के आधार पर दो चीजें निकाली जाती है। देखो एक तो निकाला जाता है शून्यकों का योग, और एक निकाला जाता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है देखो इसके बारे में बात करते हैं। शून्यकों का योग, मान लो पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा के रूप में है, तो दोनों का योग हम क्या मान सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और अगर गुणनफल की बात करें तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी शायद कि यार ये ए बटा बी बटा ए सी बटा ए क्या चीज है। देखो बिल्कुल आसान है, क्या है बी, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, देखो बी दिख रहा है ना। द्विघात समीकरण के अंदर x के पास में जो पद लिखा हुआ है वो है b, यानी हम कह सकते हैं x का गुणांक। तो b क्या चीज है यहाँ, x का गुणांक। a क्या चीज है, x स्क्वायर के पास में लिखा हुआ है, यानी x स्क्वायर का गुणांक है ये। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। और c क्या चीज है, c है अचर पद। तो यहाँ से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, a b और c। और a b और c यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रश्न हल होंगे इससे, शून्यकों के योग और गुणनफल से, जब हम जांच करेंगे उसकी सत्यता की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। देखो और ये मान के चलिएगा अगर ये बेसिक याद है तो हम आसानी से पूरी प्रश्नावली हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। देखिए आगे, इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, देखो इसके अलावा हमें पढ़ना है एक अगला टॉपिक लेके चलते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देखो क्या है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में, या श्रीधराचार्य विधि कह सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि। इस विधि के अंदर एक सूत्र काम में लिया जाता है, एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है। फॉर्मूला क्या है, देखो सूत्र हम बोलेंगे उसको द्विघाती सूत्र। क्या कहेंगे, द्विघाती सूत्र। और ये द्विघाती सूत्र क्या है, देखो ये द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 2a। ये द्विघाती सूत्र है।
और प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल सीधा पूछा जाएगा कि दिए गए समीकरण को श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र के माध्यम से हल कीजिए, या दिए गए समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए या श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में हमें ये सूत्र काम में लेना। यहाँ भी सिंपल सी चीज है, ए बी और सी हमें कहाँ से मिलेंगे, द्विघाती सूत्र से हमें आसानी से मिल जाएंगे। मानक रूप जो है उसका ax² + bx + c = 0, उससे हमें आसानी से ए बी और सी का मान मिल जाएगा। तो ये होता है श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र, हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है विविक्त कर के रूप में। ठीक है, विविक्त कर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। डी से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर क्या है, डी। तो डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है b² - 4ac। तो अगर हमसे पूछा जाए कि विविक्त कर बताइए, तो हम विविक्त कर आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ए बी और सी निकल ही जाएगा द्विघाती सूत्र से, वो यहाँ रख दो b² - 4ac में, और b² - 4ac का जो भी मान आएगा हल करने पर वो उसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, यानी उसका विविक्त कर होगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखो आगे अगला जो पॉइंट है वो क्या हो सकता है। अगला पॉइंट लेते हैं हम, पॉइंट नंबर 8, और इसके अंदर हम पता कर सकते हैं मूलों की प्रकृति का। प्रश्न हमसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि इनके मूलों की प्रकृति क्या होगी, या मूलों की प्रकृति पहले से दी हुई है, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए देखो हमें एक तो इस साइड में तो जरूरत पड़ेगी विविक्त कर की। ठीक है, और विविक्त कर के साथ में इस साइड में उसके मान होंगे, या हम उसको कह सकते हैं उसकी प्रकृति। ठीक है, या इसको देखो इस तरीके से बांटेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं ले लेता हूं स्थितियां। ठीक है, विभाजन इस तरीके से करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर स्थितियां ले लेते हैं, उधर प्रकृति ले लेते हैं। तो यहां मैं बात करता हूं स्थिति नंबर 1 की। ये तो स्थितियां हैं और ये इसकी प्रकृति। ठीक है, स्थिति नंबर 1 की बात करें तो हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा b² - 4ac के रूप में। स्थिति नंबर 2 की बात करें तो भी हमें निकालना पड़ेगा b² - 4ac यानी विविक्त कर। स्थिति नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा, यानी b² - 4ac की जरूरत हमें पड़ेगी। देखो इसके मान क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है इसको हल करने पर 0 आ जाए, हो सकता है इसको हल करने पर 0 से बड़ा मान आ जाए, यानी b² - 4ac > 0, यानी 0 से बड़ा है b² - 4ac का मान, और यहाँ 0 से छोटा मान प्राप्त होता है। तो 3 प्रकार के मान उससे प्राप्त हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, या धनात्मक मान हो सकता है यानी > 0, या ऋणात्मक मान हो सकता है यानी <0। ठीक है, इस स्थिति में जो प्रकृति है वो क्या क्या हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले b² - 4ac बराबर 0 है। बराबर 0 है तो इसके मूल, ये प्रकृति किसकी है, प्रकृति है मूलों की। ठीक है ना, मूल कह सकते हैं, शून्यांक कह सकते हैं। x के जो मान है उसे हम क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, यहाँ उसके जो टुकड़े हैं। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति देखो, अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, बराबर। ठीक है ना, और एक चीज और देखो, इससे पहले एक चीज समझो, 0 अगर आ रहा है तो 0 किसी संख्या है, 0 एक वास्तविक संख्या है। किसी संख्या है वास्तविक, तो मूल भी कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यानी b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है,
आसानी से याद हो सकता है। बराबर 0 है तो मूल भी बराबर, और 0 आ रहा है मतलब 0 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। कब होंगे, जब b² - 4ac को हल करने पर हमें क्या मिले, 0 मिले। हो सकता है उसको हल करने पर धनात्मक संख्या आ रही हो, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा हो। तो 0 से बड़ी संख्या मतलब धनात्मक संख्या भी क्या होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, और वास्तविक होगी। साथ ही अगर 0 से बड़ा मान है यानी धनात्मक मान आ रहा है, तो उस स्थिति में जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है ना, दोनों ही मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। तीसरी स्थिति देखते हैं। देखो तीसरी स्थिति में b² - 4ac लेस देन 0, यानी 0 से कम है, मतलब 0 से कम क्या हो गया, ऋणात्मक, माइनस में। उस स्थिति के अंदर देखो अगर मान माइनस में आता है, इस स्थिति में अगर √0 निकाला जाए तो एक वास्तविक संख्या आएगी। अगर धनात्मक संख्या है, मान लो 9 है, 4 है, 3 है, या और भी कोई दूसरी संख्या है, तो उस स्थिति में भी वास्तविक संख्या आएगी। लेकिन अगर अंडर के अंदर माइनस में वैल्यू है, अंडर के अंदर क्या है, माइनस में है कोई भी मान, तो उस स्थिति के अंदर वास्तविक मान नहीं आता है। कैसा मान आता है, काल्पनिक मान आता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना है, अगर अंडर के अंदर अगर माइनस में आ रही है कोई भी संख्या, तो उस स्थिति में उसको क्या लिखोगे आप, काल्पनिक लिखोगे। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर b² - 4ac का मान लेस देन 0 आ रहा है, तो उस स्थिति में मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, और उनका अस्तित्व नहीं है, या उनको ज्ञात करना संभव नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल किस प्रकार के प्राप्त होंगे, काल्पनिक प्राप्त होंगे, और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये हम समझ सकते हैं। देखो तो ये कुछ स्थितियां थी, और ये इनकी मूलों की प्रकृति है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आराम से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से। उम्मीद है कि लिख लिया होगा आपने। तो देखिए आगे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये 8 पॉइंट हो गए इसके। इसके अलावा देखो एक चीज हम पहले छोड़ दी हमने, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ लेते हैं उसको। एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है, 9वां पॉइंट में ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर 9। इसमें पूछ लिया जाता है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो बहुपद बताइए। क्या बताइए, बहुपद बताइए। तो उस स्थिति में देखो बहुपद क्या होता है, उस स्थिति में हम बहुपद को जैसे px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या fx भी लिख सकते हैं। तो उसका एक सूत्र होता है, देखो सूत्र क्या होता है, k x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x, ठीक है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र होगा। ठीक है, अब यहाँ हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो शून्यकों के योग की जगह आपको अल्फा प्लस बीटा भी मिल सकता है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा मिल सकता है, बात एक ही है। बाकी हिंदी में अगर सूत्र को याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें वहां समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधा सूत्र ज्यादा एग्जिस्ट करता है। देखिए तो सूत्र क्या हो गया, px बराबर के x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ केवल एक ही चीज समझने की है, देखो ये जो k है ये क्या चीज है, तो यहाँ जो k है ये एक वास्तविक नियतांक है, रियल कांस्टेंट हम इसको कह सकते हैं, वास्तविक नियतांक कह लो चाहे वास्तविक गुणांक कह लो। ठीक है, वास्तविक नियतांक का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या है जो बाहर कॉमन हो सकती है, कई बार कॉमन होता है ना समीकरण के अंदर, वो हो सकती है, या हमने कॉमन ली है। उस स्थिति के अंदर यहाँ k को क्या माना गया है, वास्तविक नियतांक माना गया। ठीक है, तो ये बहुपद निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो। देखिए मैंने द्विघाती सूत्र बताया था, x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे हुए 2a। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, गलती बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2a। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है हमें, ये 2a जो है ये पूरे के नीचे आएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 2a है ये पूरे के नीचे आएगा भाग के रूप में। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक्स थे, इसको एक बार आप लिख लीजिए, मैं और आगे के बेसिक लेके चलता हूँ, अगर कोई है और बच गया हो तो। इसमें तो लगभग देखो यही बेसिक्स हैं, इसके कुछ बेसिक्स और हैं लेकिन वो हटा दिए गए हैं। जैसे एक तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि कहीं आगे काम में आ सकता है। विभाजन एल्गोरिथम, ये विभाजन एल्गोरिथम देखो क्या होती है। इसको हम कह सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, देखो px बराबर gx डॉट qx प्लस rx। ये विभाजन एल्गोरिथम हो सकती है, एल्गोरिथम हो सकती है। ठीक है, इसको देखो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, देखो विभाजन यानी भाग लगाना पड़ेगा। भाग किस में लगाएंगे, देखो बहुपद में लगाएंगे, किसमें, px में। किसका भाग लगाते हैं, तो भाग हम लगाते हैं gx का। किसका लगाएंगे, gx का। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं भाज्य। क्या कह सकते हैं, भाज्य। ये हो जाएगा भाजक। ठीक है, तो px में भाग लगाना है हमें gx का। gx का भाग लगाने पे क्या मिलता है हमें, भागफल मिलता है। तो इसको हम कहेंगे qx मतलब इसका भागफल। और घटाने पर क्या बचता है, घटाने पर बचता है शेषफल। शेषफल को हम कहेंगे rx। ठीक है, इस रूप में हमें ये मान प्राप्त होते हैं, और ये जो मान है भाग लगाने पर जो जो मान प्राप्त हो रहे हैं उनको यहाँ रख के हल किया जाता है। ठीक है ना, ये विभाजन एल्गोरिथम होती है। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस रूप में भी उसको लिखा जा सकता है हिंदी में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो जरूरी हैं समझना, क्योंकि तभी ये प्रश्नावली समझ में आएगी। और भी कई चीजें हैं, जैसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, तो वो मैं प्रश्न से आपको डायरेक्ट ही समझा दूंगा। उसके लिए आपको बेसिक की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक जो होंगे वो प्रश्न के साथ साथ ही समझा दूंगा। गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड विधि के अंदर भी हम प्रश्न के साथ ही लेके चलेंगे। बाकी अलग से जो हमें पढ़ने की जरूरत थी, वो इन चीज़ों को अलग से पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, और एक बार याद करेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपको पढ़ने के दौरान ही सब चीज़ें लगभग याद हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप जो भी आपका डाउट है इस प्रश्नावली से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी से संबंधित पूछें आप। ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं। अब मैं पढ़ा कुछ चीज़ रहा हूँ, आप पूछ दूसरी चीज़ें रहे हो, तो उससे थोड़ा देखो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा। इसलिए आप जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आप प्रश्न पूछें, बिल्कुल आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगले वीडियो में प्रश्नावली शुरू करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। और जैसा कि आप स्टार्टिंग में मैंने मैसेज दे दिया था आपको कि समय काफ़ी ख़राब चल रहा है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है उससे, हमें लड़ना है और हमें इन परिस्थितियों से लड़के इनको हराना है। इसलिए और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बाहर जाएं, बेसिकली अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो बाहर नहीं जाएं। ठीक है, हालांकि फिर भी अगर बाहर जाना पड़ता है तो आप मास्क लगा के जाएं, वापस आने पर सैनिटाइज का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि देखो हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, तो उनकी मेहनत बर्बाद नहीं हो, उनकी समस्याएं बढ़ाएं नहीं। ठीक है, इसलिए हमें खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। और
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।